ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका की बात सुनकर रोहित काफी चौंक गया। रोहित ने इस बात को ऑब्जर्व किया था कि जब से अनिका को पुलिस स्टेशन में वो लेडी इंस्पेक्टर इंट्रोगेशन के लिए ली गई थी, उसके बाद से अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अलग हो गए थे। अनिका के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही परेशानी नजर आ रही थी। याददाश्त खोने के बाद वैसे तो कई बार रोहित ने अनिका को परेशान देखा था, मगर आज अनिका के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही परेशानी नजर आ रही थी। रोहित जानता था कि अनिका ने कुसुम के साथ जो कुछ भी होते हुए देखा था और कुसुम की बुढ़ी माँ ने जब अनिका की आंखों के सामने दम तोड़ा था, उसके बाद अनिका काफी ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही थी। मगर जब से अनिका उस इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकली थी, तब से लेकर अब तक अनिका के चेहरे की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे हालत में रोहित भी अनिका को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रोहित समझ सकता था कि अपने अतीत को ढूंढ रही अनिका कुछ वक्त अकेले में अपने साथ गुजारना चाहती होगी, इसलिए अनिका को बिना कुछ कहे रोहित ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया। रोहित का इशारा मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड समझ गए कि उन्हें अनिका के साथ रहना है और बिल्कुल सतर्क रहना है। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा करने के बाद रोहित बच्चों को लेकर प्रेसिडेंशियल स्वीट में जाने के लिए एलिवेटर की ओर मुड़ गया। बच्चों के जाने के बाद शर्मिला बिखरे हुए सामान को समेटने में लगी थी। बाकी होटल का स्टाफ भी पूल के आसपास बिखरे हुए सामान को समेटने में लगे थे। तभी अनिका, जो गहरी सोच में डूबी हुई थी, वो पूल साइड से होते हुए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टेरेस गार्डन की ओर पहुंची। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का टेरेस गार्डन पर्यटकों में काफी फेमस था। जो भी टूरिस्ट पैराडाइज इंटरनेशनल में ठहरते थे, वो सनराइज देखने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टेरेस गार्डन में जरूर पहुंचते थे। हालांकि शाम होने वाली थी, मगर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टेरेस गार्डन में पूरे मनाली का व्यूज काफी बेहतरीन नजर आता था। तेज हवा के झोंके अनिका अपने पूरे बदन पर महसूस कर पा रही थी और ठंडी ठंडी हवा शरीर पर लगने की वजह से अनिका को हल्की हल्की ठंड भी महसूस होने लगी थी। अनिका होटल पैराडाइज इंटरनेशनल होटल के टेरेस गार्डन की एज पर खड़ी होकर कुदरत के नजारों को अपनी आंखों में भरने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चित्रकार ने खुद अपनी आंखों से कुदरत को पेंट किया हो। ऊपर नीला आसमान जैसे जैसे धरती से मिलने लगता, उसका रंग बदलता जाता। नीला आसमान हल्का हल्का नारंगी होता जाता और फिर अचानक अनिका की आंखों से सफेद पहाड़ों की चोटी का नजारा टकराता। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका भी इसी कुदरत का हिस्सा थी, मगर अनिका को कुदरत का हर नजारा जैसे नया सा लग रहा था। अगर कुदरत के नज़ारों को अपनी आंखों में समाती हुई अनिका को कोई देखे, तब उसे समझ में आए कि इंसान की जिंदगी में याददाश्त भी कितनी जरूरी होती है। इंसान को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो मर सकता है, पानी ना मिले तब भी वो मर सकता है। इंसान अगर खाना ना खाए तो कुछ दिनों में दम तोड़ सकता है। मगर उस इंसान का क्या होगा जिसे ये सब कुछ तो मिल रहा है, मगर वो बस जिंदा होने के मायने भूल चुका है। रोहित की असलियत और रोहित की असली पहचान से जूझ रही अनिका के कानों पर अचानक ही एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। हेलो मिस अनिका। चलिए, आखिर फिर से मुलाकात हो ही गई। जब अनिका ने मुड़कर पीछे देखा तो टेरेस गार्डन पर एक छोटा सा समियाना बनाया गया था। वो समियाना बिल्कुल किसी राजा महाराजा के समियाने की तरह लग रहा था। टेरेस गार्डन में जोर की हवा गुजर रही थी, जिस वजह से समियाना का सफेद कपड़ा आसमान की ओर लहराता हुआ नजर आ रहा था। कांच के झूमर के कुछ हिस्सों का एक दूसरे से टकराने की वजह से उनमें से एक तरह का म्यूजिक रिदम सुनाई दे रहा था। तभी अनिका की नजर समियाने के बीचों बीच पड़े सागर सन्याल पर पड़ी। सागर का चेहरा अनिका को अच्छी तरह से याद था। शाम का वक्त था। सागर अपने समियाने में बैठकर शराब पी रहा था। हल्के हल्के म्यूजिक में सागर एक के बाद एक गिलास से शराब के सिप ले रहा था। मगर अनिका के लिए हैरानी की बात ये थी कि सागर ने जीन्स और स्पोर्ट शूज पहन रखे थे, मगर सागर ने ना तो शर्ट पहनी थी और ना ही टी शर्ट। सागर को देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे सागर को अपनी बॉडी और अपने मसल्स को लेकर कुछ ज्यादा ही गर्व महसूस हो रहा था। अनिका को देखते ही सागर अपनी जगह से खड़ा हुआ और वाइन का गिलास अपने हाथों में पकड़े हुए धीरे धीरे अनिका की ओर आगे बढ़ने लगा।
अनिका भी इस बार सागर से नजरें हटाने के बजाय बड़े ही गौर से सागर की हर हरकत को देखने लगी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर सागर सन्याल कौन था। सागर ने रोहित के बारे में अनिका के मन में जो शक पैदा करने की कोशिश की थी, आखिर उसके पीछे क्या राज था। सागर के गले में एक सोने की चैन थी और सागर की छाती पर एक तरह का लॉकेट नजर आ रहा था। अनिका बड़ी ही ध्यान से सागर की पर्सनालिटी को देख रही थी। तभी अनिका की नजर पड़ी और उसने देखा कि सागर के लॉकेट में एक खाली जगह पर नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस लॉकेट में कहीं कोई हीरा लगा हुआ था, जो अब उस लॉकेट से मिसिंग था। सागर ने हाथों में महंगी चमकदार घड़ी पहनी हुई थी और एक हाथ में गिलास लेकर मुस्कुराते हुए सागर अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। अनिका को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए सागर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और अनिका के बिल्कुल पास पहुंचने के बाद सागर ने अनिका से कहा, अक्सर लड़कियां मुझे इसी तरह देखा करती हैं, मगर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की भी मुझे बस एक नज़र देखती ही रह जाएगी। चलिए, हमारी तरफ आपकी नज़रों में तो कम से कम दोस्ती का एक कदम आगे बढ़ाया। ये कहने के बाद सागर ने अपना एक हाथ अनिका की तरफ आगे बढ़ा दिया। अनिका ने सागर का बढ़ा हुआ हाथ तो देखा, मगर उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए फिर से अनिका कुदरत के नज़ारों की ओर देखने लगी। अनिका का ये रिएक्शन देखकर सागर भी मनाली के खूबसूरत नज़ारों की ओर अपनी नजरें घुमाते हुए कहने लगा, भाई आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भले ही हम इंसानों को कुदरत ने बनाया है, मगर इस कुदरत के सामने हमारी ब्यूटी तो कुछ भी नहीं है। मगर हाँ, आपकी खूबसूरती को देखकर मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि कुदरत भी आपको देखकर सोचती होगी कि आप दोनों में ज्यादा खूबसूरत कौन है। आधे कपड़ों में अनिका के ठीक बगल में खड़े सागर से अनिका को कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, मगर सागर भी अनिका से इस तरह से चिपक गया था जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी। अनिका को ना ही सागर के कॉम्प्लीमेंट्स में दिलचस्पी थी और ना ही अनिका को सागर की तारीफें पसंद आ रही थी। अनिका बड़ी ही शांति से मनाली के नज़ारों को अपनी आंखों में भरने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ अपने और रोहित के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक सागर के पीछे खड़े उसके आदमी ने सागर के हाथों में एक कार्ड दिया, जो कार्ड अनिका की तरफ बढ़ाते हुए सागर ने कहा, इस कार्ड में मेरा प्राइवेट और पर्सनल नंबर है, आप जब चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। सागर कुछ देर तक अनिका के रिएक्शन का इंतजार करता रहा, मगर अनिका ने सागर की ना तो बात का जवाब देना जरूरी समझा और ना ही सागर के हाथों से उसका कार्ड लेना जरूरी समझा। अनिका ने सागर की बातों को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। ये देखते हुए सागर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में पकड़ा हुआ कार्ड अपनी उंगलियों में फेरते हुए कहा, चलिए मैडम, आपसे दोस्ती के बारे में अपने मन में चल रहे ख्यालों को मैं कुछ देर के लिए सस्पेंड कर देता हूँ, मगर ये कार्ड रखिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर एक न एक दिन आपके काम आऊँगा। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो आपके पति के अतीत से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं मेरे पास जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी जिंदगी में जरूर एक वक्त ऐसा आएगा जब आप मुझे खुद कांटेक्ट करेंगे और ये पूछेंगे कि आखिर आपके पति का असली चेहरा क्या है। इतना कहने के बाद सागर ने एक नजर अनिका की ओर देखा और फिर अपनी भारी आवाज में कहा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पति के असली चेहरे के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस किसी ने आज तक आपके पति का असली चेहरा देखा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपके पति की असलियत सबके सामने ला सकूं, इतने पक्के सबूत तो नहीं है मेरे पास। जैसे ही सागर ने ये बात कही, अनिका ने चौंक कर सागर की ओर देखा। सागर ने तुरंत अपनी नजरें झुकाते हुए अनिका से कहा, देखिए, मैं हमेशा सच बोलना पसंद करता हूँ। मैं आपसे इस बात का दावा तो नहीं करूँगा कि मेरे पास पक्के सबूत हैं आपके पति की असलियत को दुनिया के सामने लाने के लिए, मगर हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि आज नहीं तो कल मेरे हाथों सबूत जरूर लग जाएंगे। जहाँ तक मैं आपको देखकर आपके बारे में समझ पाया हूँ और जहाँ तक मैंने आपके बारे में लोगों के मुंह से बातें सुनी है, मुझे नहीं लगता कि आप रोहित मारवा के असली चेहरे से परिचित हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप जैसी लड़की ऐसे घिनौने आदमी का कभी साथ नहीं देगी। अगर आपको पता चल जाए कि उसकी असलियत क्या है,
चलिए, बात अगर सच्चाई की और विश्वास की है तो हम भी आपको एक सच्चाई बता देते हैं। इतना कहने के बाद सागर एकाएक चुप हो गया। उसकी चुप्पी देखकर अनिका को थोड़ी हैरानी हुई। वो लगातार सागर की ओर देखने लगी। उसे आगे जानना था। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ये बात सच है कि हम नेता भी लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी भलाई के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मेरे लिए कुर्सी का मतलब सिर्फ पावर है, वो पावर जो मुझे विरासत में मिलना चाहिए, वो पावर जो मेरे पापा ने कड़ी मेहनत करके बनाया है। आज युवराज मुझसे वो पावर छीनना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पति की मदद से। अनिका ने जैसे ही ये बात सुनी, अनिका चौंक कर सागर की ओर देखने लगी। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कल तक जो रोहित मारवा मेरे पापा को फंडिंग दिया करता था, अचानक ही उस रोहित मारवा ने युवराज को फंड देना शुरू कर दिया और उसी फंड के सहारे युवराज अपनी ताकत और अपना पावर बढ़ा रहा है और अब अगले इलेक्शन में मुझसे मेरी विरासत और मेरी पावर छीनने की कोशिश कर रहा है। मेरी ही पार्टी में युवराज मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है। ये कहते हुए सागर एकदम से गुस्से में आ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो मन ही मन युवराज को याद करके गुस्सा कर रहा था, पर तभी उसे ख्याल आया कि वो इस वक्त अनिका के सामने खड़ा है। अनिका को अपने सामने देखते ही सागर एकदम से शांत हो गया। वहीं अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि सागर अनिका के साथ ये सारी बातें क्यों शेयर कर रहा था। हालांकि अनिका ने सागर से कुछ बात तो नहीं की थी, मगर सागर अनिका के चेहरे के हाव भाव से समझ गया था कि अनिका क्या सोच रही थी। अनिका के चेहरे को सागर ने कहीं न कहीं पढ़ लिया था। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन सब बातों के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, मगर एक बात है जिससे आपका सीधा सीधा कनेक्शन है और वो है गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इतना कहकर सागर चुप हो गया और अनिका के चेहरे को देखने लगा। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुनते ही अनिका के कान खड़े हो गए। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर इन सब बातों का गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ क्या कनेक्शन था। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखिए, इस वक्त मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि रोहित मारवा युवराज को इलेक्शन जीतने में मदद कर रहा है और बदले में युवराज रोहित मारवा से छीन चुकी नंबर 1 की पोजीशन उसे वापस देने में मदद कर रहा है। सागर सन्याल की ये बात सुनकर अनिका दंग रह गई। अनिका रोहित के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थी और अब सागर सन्याल की बातों ने अनिका के कंफ्यूजन को और भी गहरा कर दिया था। सागर की एक एक बात रोहित के खिलाफ थी। सागर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त अनिका की हालत क्या थी। अनिका को वो जो कहता अनिका उसे सच मान लेती। इस कारण से सागर ने हर तरफ से अनिका को रोहित के खिलाफ भड़काया था। हालांकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित और सागर दोनों का एटीट्यूड और बिहेवियर अगर कंपेयर किया जाए तो सागर अपने बात करने के तरीके से, अपने रहने के ढंग से काफी गैर जिम्मेदार आदमी लग रहा था। वहीं जब भी अनिका रोहित की नजरों में नजरें मिलाकर देखती थी, तब अनिका को एक अलग किस्म का विश्वास नजर आता था। मगर जब अनिका की आंखों के सामने श्रेया की मासूम आंखें दिखाई देती थी और श्रेया के वो शब्द सुनाई देते थे कि रोहित मारवा इज अ मर्डरर, तब फिर से अनिका के मन में चल रहा रोहित के लिए शक गहरा हो जाता। अनिका तब समझ नहीं पाती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। अनिका की बेचैनी एकदम से बढ़ जाती और वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती। अनिका भी इन सारी सोच में डूबी हुई थी। तब अनिका को पता भी नहीं चला कि कब अनिका के हाथ सागर की तरफ बढ़े और सागर के हाथों में पकड़ा हुआ कार्ड कब अनिका ने अपने हाथों में ले लिया। अनिका ने बिना सोचे समझे सागर का कार्ड अपने हाथों में ले लिया था, मगर जैसे ही सागर ने देखा कि अनिका ने उसका कांटेक्ट कार्ड अपने पास रख लिया है, तो सागर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कहीं न कहीं वो जानता था जिस मसूबे से वो आया था वो पूरा हो चुका था। सागर अनिका को अपना कार्ड देने में कामयाब हो गया था। सागर के मसल्स देखकर ऐसा लगता था जैसे सागर रोज ज्यादातर अपना वक्त जिम में ही गुजारा करता था। जब सागर ने देखा कि अनिका ने उसका कार्ड अपने हाथों में ले लिया था, तब सागर के मसल्स पहले से भी ज्यादा फूले हुए नजर आने लगे थे। अपने हाथों में पकड़े हुए वाइन के ग्लास से एक चुस्की लेते हुए सागर ने अपने होठों पर उंगलियां फेरते हुए अनिका से कहा, चलिए, दोस्ती का ना सही बल्कि भरोसे का रिश्ता तो यहाँ से शुरू हुआ।
उम्मीद करता हूँ कि रोहित मारवा की सच्चाई की तह तक पहुँचने के लिए हम एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं आपके साथ जिस शख्स के बारे में बातें कर रहा हूँ वो शख्स और कोई नहीं बल्कि आपका पति है। मगर इतना याद रखिएगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड बिजनेस। इतना कहने के बाद सागर चुप हो गया और अनिका की ओर देखने लगा। अनिका उसे सवाल भरी नजरों से देख रही थी, मानो वो पूछना चाह रही हो कि क्या इस दुनिया में ऐसा ही होता है, क्या सब कुछ इसी तरह से चलता है। सागर ने अनिका के चेहरे को देखकर उसका ये सवाल पढ़ लिया था। अनिका को आगे जवाब देते हुए सागर ने अपनी बात रखते हुए कहा, मिस अनिका, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आज की दुनिया में बिजनेस से ऊपर कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस दुनिया में बादशाहत कायम करने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पिटिट करती है। आप देखिएगा, जब भी इस दुनिया का विनाश होगा उस विनाश का कारण दोनों देशों के बीच की जंग नहीं होगी, बल्कि दो बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच हुई जंग होगी। आजकल की कंपनियां बस इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए ही एक दूसरे के साथ कम्पीट करती है। हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमें क्या पसंद है, हमारी नापसंदगी क्या है, ये सब कुछ ये कंपनियां जानना चाहती है, ताकि धीरे धीरे वो हमारी सोच पर हुकूमत करने लगे। और जिस दिन ये कंपनियां अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगी, उसके बाद शुरू होगी असली जंग, इंसानियत पर हुकूमत कायम करने की जंग। सागर ने जैसे ही ये कहा, अनिका की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरान नजरों से सागर को देखने लगी। सागर भी मन में कुछ सोच रहा था और अनिका को देख रहा था। अभी अनिका कुछ कहने ही वाली थी, इतने में सागर ने उसे रोकते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, पर मैं आपको बता दूं मिस अनिका कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वही हकीकत है और कुछ वक्त के बाद आपको भी ये पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद सागर ने एक गहरी सांस ली और फिर अनिका की ओर देखकर कहा, तो जैसा कि मैंने कहा, एक बार ये कंपनियां अपने मिशन में कामयाब हो गईं, उसके बाद हर इंसान इस कंपनी का गुलाम हो जाएगा। ये कंपनियां इन्हें कमा कर देगी और ये कंपनियां ही कमाए हुए पैसे इनसे छीन लेगी। पहले तो ये कंपनियां इन्हें काम देकर इन्हें पैसे देगी और फिर अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इन लोगों को मजबूर कर देगी। जो पैसा इन बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों के कारण आम आदमी को मिलता है, वही पैसा एक दिन इस इंसानियत का दुश्मन बन जाएगा। देखते ही देखते देशों के बीच में बनी हुई यह सरहद हमेशा के लिए मिट जाएगी और हर इंसान के ऊपर एक कंपनी का लेबल होगा। जिस इंसान के माथे पर जो लेबल लगा होगा वो इंसान उसी कंपनी का मोहताज हो जाएगा और आने वाले दिनों में लेबल लगे ये गुलाम एक दूसरे से लड़ेंगे। हर गुलाम दूसरे गुलाम को अपनी कंपनी का गुलाम बनाना चाहेगा और गुलामों के बीच होने वाली जंग ही इस पूरी दुनिया की तबाही का कारण बनेगी। अनिका बिल्कुल शांति से ये सारी बातें सुन रही थी। अनिका जानती थी कि सागर अपनी हरकतों से, अपने पहनावे से काफी ज्यादा सरफिरे किस्म का इंसान लगता था, मगर सागर की बातें कहीं न कहीं अनिका को ये सोचने के लिए मजबूर कर रही थी कि क्या सचमुच ये दुनिया इतनी डिपेंड हो गई थी कि सागर का बात एक दिन सच हो सकती थी। अनिका को अब सागर की बात पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था और कहीं न कहीं उसे डर लगने लगा था। सागर भी अनिका के हाव भाव को देखकर समझ गया था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। उसे अंदर ही अंदर अपनी जीत पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपनी बातों से अनिका को सोचने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि अपनी यादाश्त खोने के बाद अनिका को इस दुनिया के रंग देखते हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था, मगर अनिका इतने दिनों में इतना तो जान चुकी थी कि इंसान जितना खूबसूरत था उतना खोखला भी था। अगर इंसान का एक रूप ईश्वर के बनाए हुए मसीहा का था, तो उसी इंसान का दूसरा रूप एक ऐसे राक्षस का था जो दूसरे इंसान को अपने कब्जे में करके उसे निगल लेना चाहता था। अनिका के दिल में दुनिया में बसने वाले इंसान का असली मकसद और उसके असली रंग को पहचानना बेहद मुश्किल हो गया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अनिका के लिए रोहित का असली रंग पहचानना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि सागर की बातें सुनने के बाद अनिका को खुद पर भी शक होने लगा था। अपने अतीत से टूटने से पहले अनिका किस किस्म की औरत थी, इस बात को लेकर भी अनिका के मन में कई सवाल उठने लगे थे। अनिका की परेशानी अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो पूरी तरह से परेशान हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, कहाँ जाए। अनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकती थी,
क्योंकि उसे किसी पर भी उतना यकीन नहीं था और न ही अनिका जानती थी कि वो किससे अपनी परेशानी का समाधान ढूंढे। अनिका को बस अपने तीनों बच्चों पर भरोसा था और किसी पर भी नहीं। वो रोहित पर भरोसा करना चाहती थी, पर हर बार ऐसा कुछ हो जाता या कोई शख्स रोहित के बारे में कोई ऐसी बात कह जाता कि अनिका का भरोसा फिर से टूटकर बिखर जाता। अनिका चाहकर भी रोहित पर भरोसा नहीं कर पा रही थी और अनिका की इसी कमजोरी का फायदा सागर उठा रहा था। उसने रोहित के खिलाफ अनिका के मन में एक तरह से शक पैदा कर दिया था। अब अनिका भी रोहित को एक अलग ही नजर से देखने लगी थी। अनिका का मन अभी भी पूरी तरह से सागर की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, पर कहीं न कहीं अनिका का मन अब रोहित के लिए सवाल पैदा कर रहा था। अनिका अब ये भी जानने की कोशिश करना चाहती थी कि क्या याददाश्त खोने से पहले अनिका भी इसी भीड़ का हिस्सा थी। क्या अनिका भी रंग बदलते लोगों के बीच रहकर अपना रंग बदलना जानती थी? अगर रोहित और अनिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इसका मतलब साफ था कि रोहित के मन में जो कुछ भी चल रहा था, अच्छी या बुरी बात, ये सारी बातों से अनिका खुद भी सहमत थी। अनिका नहीं जानती थी कि वो पहले कैसी थी, पर अब उसे बेसब्री से ये जानना था कि आखिर वो किस किस्म की औरत थी। इतना ही नहीं, वो ये सब इसलिए भी जानना चाहती थी ताकि वो ये जान सके कि क्या याददाश्त खोने से पहले वो रोहित का हर चीज में साथ देती थी या फिर नहीं। अगर आकाश की मौत से रोहित का मकसद ये था कि वो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पीछे करके मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को फिर से नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा दी, तो क्या रोहित की ऐसी घिनौनी प्लानिंग में अनिका भी रोहित के साथ शामिल थी? ये सारे सवाल जब अनिका के मन में उठने लगे तो अचानक ही अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पता भी नहीं चला कि कब अनिका रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू के कुछ बूंद उसके गालों पर आकर गिरे। अनिका मन ही मन ऊपर वाले से ये भी प्रार्थना कर रही थी कि कम से कम कोई उसे इतना बता दे कि अनिका किस किस्म की औरत थी, क्या वो अच्छी थी या बुरी थी। कम से कम यही बात अगर अनिका को पता लग जाए तो भी बहुत था। अपने अंतर मन के साथ जूझ रही अनिका की आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे पता भी नहीं चला। तभी सागर ने अनिका की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर कहा, वैसे अनिका जी, मैं ये तो नहीं जानता कि आप इस वक्त मन ही मन क्या सोच रही हैं, मगर हाँ, आपकी आंखों से बह रहे आंसू देखकर मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि आप एक बेहद नर्म दिल इंसान हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज तक आपकी तारीफ करते हुए लोगों ने ये तो कहा होगा कि आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब गुस्सा करती हैं तब और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर शायद आपके किसी आशिक को आपके आंसुओं से भी प्यार हो जाए। किसी लड़की की शक्ल रोते हुए इतनी हसीन लग सकती है, ये बात मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। सागर की ये बातें अनिका पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। अनिका ने अचानक अपने बहते हुए आंसुओं को अपने गालों से पोंछा और सागर का कार्ड अपने हाथ में लेकर वो मुड़कर टेरेस गार्डन से बाहर की ओर निकलने लगी। अनिका के सिक्योरिटी गार्ड और सागर के सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ दूरी पर खड़े थे। सागर टेरेस गार्डन के बिल्कुल किनारे पर खड़ा अपने वाइन के ग्लास से वाइन की सिप लेता हुआ अनिका को जाते हुए देख रहा था। अनिका वापस अपने कदम होटल लॉबी की ओर बढ़ाते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड देखने लगी। अनिका खुद नहीं जानती थी कि अनिका ने सागर का कार्ड क्यों लिया था। अनिका ये भी नहीं जानती थी कि कार्ड लेते वक्त वो क्या सोच रही थी। अनिका ने धीरे से वो कार्ड अपनी जेब में रख लिया, मगर जैसे ही अनिका होटल लॉबी की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, अनिका की नजर उस शमियाने पर पड़ी जहां पर सागर बैठा हुआ था। टेबल पर जब अनिका की नजर पड़ी तब अनिका चौंक गई। उस टेबल पर ठीक उसी तरह की शराब की बोतल पड़ी थी जिस तरह की शराब की बोतल अनिका ने पुलिस स्टेशन में एविडेंस ट्रे में देखी थी। ये उसी तरह की बोतल थी जिस तरह की बोतल अनिका ने रोहित के बेडरूम में भी देखी थी। अनिका उस बोतल को वहां देखकर चौंक गई। अनिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सागर अनिका की ओर अपनी पीठ कर चुका था। सूरज डूबने ही वाला था, जिसके कारण सागर की मस्कुलर बॉडी मनाली की वादियों में एक परछाई की तरह नजर आ रही थी। मगर अनिका के लिए ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि सागर की परछाई के पीछे से उसे सिगार का धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा था। जब अनिका ने देखा कि सागर सन्याल की शमियाने के टेबल पर ठीक उसी तरह की वाइन की बोतल पड़ी थी जिस तरह की वाइन की बोतल अनिका को रोहित के बेडरूम में नजर आई थी,
और जिस तरह की वाइन की बोतल अनिका ने पुलिस स्टेशन में एविडेंस ट्रे में देखी थी, तब अनिका चौंक गई। अनिका ना तो शराब के बारे में ज्यादा कुछ जानती थी और ना ही शराब के ब्रांड्स के बारे में। वैसे भी अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि याददाश्त खोने से पहले अनिका शराब और शराब के ब्रांड्स के बारे में कितना जानती थी। मगर अब अनिका के लिए ये जानना बेहद जरूरी हो गया था कि आखिर एविडेंस में मिली शराब की बोतल, रोहित के कमरे में मिली शराब की बोतल और समियाने के सागर के टेबल पर पड़ी वाइन की बोतल के बीच में क्या कनेक्शन था। अनिका जानती थी कि तीनों के बीच में कनेक्शन ढूंढना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, मगर अनिका किसी भी कीमत पर इस राज से पर्दा उठाना चाहती थी। न सिर्फ अनिका ये जानना चाहती थी कि अनिका के बच्चों का बाप किस तरह का इंसान था, मगर अनिका जल्द से जल्द कुसुम और उसकी माँ के साथ हुई नाइंसाफी के अपराधी तक पहुंचकर उसे सजा दिलाना चाहती थी। अनिका अब ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था, पर वो अंदर ही अंदर कमजोर नहीं बल्कि खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। पर अपने दिल में कहीं असमंजसता के बादल लिए अनिका होटल लॉबी की ओर चली गई। अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स भी अनिका के पीछे पीछे अनिका को एलिवेटर तक ले गए। लॉबी में लिफ्ट का इंतजार कर रही अनिका ने जब अपनी नजरें घुमाकर लॉबी में देखा तो देश विदेश से आए कई गेस्ट एक दूसरे के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कहीं पार्टियां चल रही थी तो कहीं लोग हंस हंस के किसी के चुटकुले का मजाक उड़ा रहे थे। उन लोगों को इस तरह खुश देखकर, एक दूसरे के साथ बात करता हुआ देखकर अनिका अपने आप को काफी कमजोर समझने लगी थी। उन सभी के चेहरों पर हंसी और खुशी का सिर्फ एक ही कारण था, वो सब लोग अपने अतीत से जुड़े हुए थे। खुश नजर आ रहे कई लोगों में से किसी की तबीयत खराब होगी तो कोई अपने पैसों के कर्ज के नीचे दबा होगा, किसी ने अभी अभी अपने किसी नजदीकी साथी का साथ खोया होगा तो कोई अभी अभी अस्पताल से घर लौटा होगा। मगर सभी के चेहरे पर खुशियों का सिर्फ एक ही कारण था, वो सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे की आदतों से वाकिफ थे, अच्छी बुरी हर हरकत से वो परिचित थे, क्योंकि वो सब अपने अतीत से जुड़े थे और कहीं न कहीं अनिका के भी हर सवाल का जवाब उसके अतीत से जुड़ा था। अनिका के जहन में जो भी सवाल चल रहे थे उन सब के पीछे कहीं न कहीं सिर्फ एक ही वजह थी और वो थी अनिका की याददाश्त। अनिका को काफी दुख हो रहा था कि ऐसा उसके साथ क्या हुआ था कि उसकी याददाश्त चली गई थी। ये बात तो रोहित या उसके परिवार वाले भी नहीं जानते थे कि आखिर अनिका की याददाश्त कैसे गई, और इस कारण अनिका भी उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछ सकती थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और लिफ्ट की घंटी बजी, अनिका एक झटके से जैसे होश में आ गई। अनिका के पीछे पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए। अनिका जिस लिफ्ट में से अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में जा रही थी वो एक प्राइवेट लिफ्ट थी। उस लिफ्ट में कोई आम गेस्ट नहीं आ सकता था, बाकी सारे गेस्ट के लिए अलग अलग लिफ्ट का इंतजाम किया गया था। जिस लिफ्ट में अनिका दाखिल हुई थी वो लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने वाले लोगों के लिए डेडिकेटेड थी। अनिका जैसे जैसे जमीन की सतह से ऊपर जा रही थी, कांच के दरवाजे से अनिका को होटल लॉबी का फर्श नीचे जाता हुआ दिख रहा था। अनिका को होटल लॉबी का वो फर्श अपनी जिंदगी की सच्चाई जैसा लग रहा था, जो हर पल अनिका से दूर होता चला जा रहा था। अनिका अपनी सच्चाई को अपने से दूर होने से रोकना चाहती थी, मगर अनिका के पास कोई चारा नहीं था। अनिका ना चाहते हुए भी जमीन की सतह से काफी दूर होती जा रही थी। वो मजबूर थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ खुले थे, इसके बावजूद भी वो आजाद नहीं थी। अनिका की इस मजबूरी को समझने वाला इस वक्त कोई नहीं था। वैसे तो रोहित अनिका से बेहद प्यार करता था और वो अनिका की हर परेशानी को समझ जाता था, पर अभी याददाश्त खोने के बाद अनिका और रोहित अलग अलग हो गए थे। अनिका रोहित को अपने करीब आने ही नहीं देती थी और न ही वो रोहित से खुलकर कोई बात करती थी। अनिका के मन में कई सवाल थे, पर वो रोहित से नहीं पूछ पाती थी। इसी कारण से रोहित अनिका के मन की स्थिति नहीं समझ पा रहा था। जब अनिका होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टॉप फ्लोर पर पहुंची और लिफ्ट का दरवाजा खुला, तब अनिका ने देखा कि प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर एक काफी बड़ी सिक्योरिटी की फौज जमा कर दी गई थी। अनिका जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली, सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने रास्ता देते हुए अनिका को प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन डोर तक जाने का रास्ता दिखाया। अनिका धीरे धीरे सभी सिक्योरिटी गार्ड के बीच से होते हुए प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन गेट पर पहुंची। बायोमेट्रिक की मदद से रोहित ने प्रेसिडेंशियल स्वीट का लॉकिंग सिस्टम तैयार करवाया था।
अनिका ने जैसे ही अपना अंगूठा बायोमेट्रिक पैनल पर रखा, दरवाजे में एक बीप की आवाज आई और जिसके बाद दरवाजा अपने आप अनलॉक हो गया। रोहित ने फिंगरप्रिंट सेंसर के जरिए प्रेसिडेंशियल स्वीट का अनलॉकिंग सिस्टम बनवाया था। अनिका, रोहित और तीनों बच्चों की थंब इम्प्रेशन के अलावा कोई इंसान उस प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे को अनलॉक नहीं कर सकता था। दरवाजा खोलकर जब अनिका अंदर गई तो अनिका ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अपना अपना सिर पकड़कर बैठे हुए थे। अनिका दोनों बच्चों की रिएक्शन देखकर काफी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। वो अभी मन में कुछ सोच ही रही थी कि इसी बीच उसकी नजर सामने की ओर गई। सामने रिया अपने पापा की गोद में बैठकर जोर जोर से पूरे दिन में हुए किस्सों को सुना रही थी। रिया के हर किस्सों में शर्मिला की बात आती थी और हर किस्से में उसकी जीत का सेलिब्रेशन दिखाई देता था। तीनों बच्चों ने कपड़े बदल लिए थे और तीनों बच्चे ने नाइट ड्रेस पहन रखा था। रोहित की गोद में बैठी रिया रोहित से कह रही थी कि आप जानते हैं डैड, शर्मिला दीदी सचमुच बहुत अच्छी है। वो स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी। वो बातें भी अच्छी कर लेती हैं और हमारा ख्याल भी बहुत अच्छा रखती हैं। क्या आप जानते हैं, शर्मिला दीदी को लगता है कि मैं बड़ी होकर एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। आपको क्या लगता है डैड, मुझे बड़े होकर एक्ट्रेस बनना चाहिए? वैसे तो रोहित के मन में तीनों बच्चों को लेकर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं थी। रोहित ने हमेशा से ही चाहा था कि तीनों बच्चे बड़े होकर अपनी मर्जी के मालिक बने। उन्हें जो अच्छा लगा वही करें। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर संभालने के लिए अगर तीनों बच्चों में से कोई सबसे ज्यादा काबिल और बिजनेस चलाने में इंटरेस्टेड था तो वो था आर्यन। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर एक साइंटिस्ट बनना चाहता था और बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह साइंस के फील्ड में अपना नाम करना चाहता था। मगर आज तक रोहित ये नहीं समझ पाया था कि न रिया बड़े होकर क्या बनना चाहती थी और असलियत में रोहित को कहीं न कहीं रिया के फ्यूचर को लेकर थोड़ी बहुत चिंता भी हुआ करती थी। रिया का मन काफी चंचल था और वो हर घंटे कुछ अलग अलग सोचती रहती थी। उसका जब जो मन करता वो सोचती वो बड़ी होकर वही करेंगी। जैसे इस वक्त रिया को शर्मिला ने एक्ट्रेस बनने की सलाह दी थी तो रिया को मन कर रहा था कि वो बड़ी होकर एक एक्ट्रेस बन जाए। रोहित के पास दुनिया भर की बेशुमार दौलत थी अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। रिया को कभी काम करने की जरूरत ना पड़े, रोहित ने उतना पैसा तो कमा कर ही रखा था। मगर कहीं न कहीं रोहित भी चाहता था कि बड़ी होकर रिया भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। दुनिया वाले रिया को रिया की काबिलियत की वजह से पहचाने, न कि अपने पापा के पैसों की वजह से। अगर रिया बड़ी होकर एक्ट्रेस बनना चाहती थी तब भी रोहित को कोई एतराज नहीं था। मगर बात ये थी कि आज अचानक शर्मिला के कहने पर रिया ने अपने फ्यूचर को लेकर कोई बात रोहित के साथ जिंदगी में पहली बार शेयर की थी। रोहित की ये समझ में नहीं आ रहा था कि रिया और शर्मिला का बढ़ती हुई नजदीकियों को किस नजर से देखा जाए। शर्मिला के साथ रिया की दोस्ती अच्छी थी या बुरी, ये बात तो रोहित के समझ में नहीं आ रही थी। मगर रिया को इतना मुस्कुराते हुए देखकर कहीं न कहीं रोहित शर्मिला के काम से बड़ा इम्प्रेस था। उसे अब कहीं न कहीं लगने लगा था कि शर्मिला रिया और उनके दोनों बच्चों को अपने परिवार जैसा समझती है। पर रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि रिया जितनी ज्यादा शर्मिला के करीब थी उतने करीब अलेक्जेंडर और आर्यन नहीं हो पाए थे। रिया की दोस्ती अचानक से कुछ घंटों में शर्मिला के साथ गहरी हो गई थी। रोहित ने कभी भी अपने बच्चों को किसी अनजान शख्स के इतना करीब आने नहीं दिया था। मगर आज रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि शर्मिला के स्वभाव को, शर्मिला के काम करने के तरीकों को देखते हुए उसे अपने बच्चों से शर्मिला की बढ़ती हुई नजदीकियां रोकनी चाहिए या नहीं। आर्यन जब छोटा था तब रोहित किसी भी अनजान शख्स को आर्यन से बात भी नहीं करने देता था। यहाँ तक कि जब रोहित को इस बात का शक हुआ था कि अनिका आर्यन के साथ बातचीत करके उसके साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहती थी तो रोहित ने अनिका को पुलिस कंप्लेंट की धमकी तक दे डाली थी। मगर आज रिया के मुंह से शर्मिला की इतनी तारीफें सुनने के बावजूद रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। वहीं अनिका रिया और शर्मिला की बढ़ती हुई नजदीकियों से बिल्कुल अनजान अपने ही दुनिया में खोई हुई थी। अनिका को अपने तीनों बच्चों की फिक्र जरूर थी, मगर इस वक्त अनिका के मन में और कई भी बातें थी जिसके साथ अनिका अंदर ही अंदर अपने आप से जंग लड़ रही थी। अनिका को कमरे के अंदर आता हुआ देखकर तीनों बच्चे एक साथ मुस्कुराने लगे।
तीनों बच्चों के चेहरे को देखकर अनिका इतना तो समझ गई थी कि बच्चों के लिए उसकी माँ उनकी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखती थी। कहीं न कहीं अनिका भी अपनी जिंदगी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ पाए थे क्योंकि अनिका ने तीनों बच्चों की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। अनिका भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर बच्चे ना होते तो याददाश्त खो चुकी अनिका के लिए अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो गया होता। रिया ने जब अनिका को प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर आते हुए देखा तो रोहित की गोद से खड़ी होकर सीधे रिया भागकर अनिका के पास जाकर उसकी कमर से लिपट गई। रिया ने अपना सिर उठाते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, मम्मा, क्या आप जानते हैं शर्मिला दीदी ने। इससे पहले कि रिया अपनी बात आगे बढ़ा पाती, रोहित अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, बस करो रिया, मम्मा थक गई है। आज आप लोगों ने क्या क्या किया, कितनी मस्ती की, इस बारे में बाद में मम्मा को बता देना। इस वक्त मम्मा को आराम करने देना चाहिए। इतना कहकर रोहित ने एक नजर अनिका की ओर देखा। अनिका ने भी रोहित की ओर देखा पर उसने कुछ कहा नहीं। वो बस रिया के सिर पर अपना हाथ फेरती रही। तीनों बच्चे भी अच्छी तरह से समझते थे कि उनकी मम्मा किस परिस्थिति से गुजर रही थी। स्पेशली याददाश्त खोने के बाद अनिका के मन पर क्या बीत रही होगी, ये बात अब तीनों बच्चे भी अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। रिया भी अपनी मम्मा की हालत अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसलिए अपनी मम्मा से कुछ कदम दूर होकर रिया ने बड़ी प्यारी और मीठी आवाज में अनिका से कहा, ठीक है मम्मा, आप अंदर जाकर आराम कीजिए, मैं आपके साथ बाद में बात ही करूंगी। रिया के सर पर हाथ फेरती हुई अनिका बेडरूम की ओर जाने लगी। जब अनिका ने बच्चों के बेडरूम की ओर पहुंची तब अनिका ने देखा कि बच्चों के बेडरूम के दरवाजे के ठीक सामने रोहित के बेडरूम का दरवाजा था। जब अनिका ने बच्चों के बेडरूम के लॉक पर अपना हाथ रखा तब अचानक अनिका ने अपने आप को रोक लिया। फिर अचानक ही अनिका मुड़कर रोहित के बेडरूम के अंदर चली गई। मगर बेडरूम के अंदर जाते ही अनिका ने जो देखा वो देखकर अनिका हैरान रह गई। रोहित के बेडरूम का दरवाजा खोलते ही अनिका ने देखा कि बेडरूम पूरी तरह से साफ हो चुका था। हर चीज अपनी जगह पर बड़े ही अच्छे ढंग से रखी गई थी। रोहित के कमरे में सुबह जो शराब की बोतल और सिगार के टुकड़े नजर आ रहे थे वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अनिका ये सब देखकर बुरी तरह से हैरान थी। उसे ये सब एक जादू जैसा लग रहा था। पर तभी अनिका को ख्याल आया कि रोहित कितना बड़ा आदमी था। वहाँ बाहर लिविंग रूम में जब बच्चों और रोहित ने देखा कि अनिका बच्चों के बेडरूम के बजाय रोहित के बेडरूम के अंदर दाखिल हुई थी, तब तीनों बच्चे अपने पापा की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराने लगे। जिस तरह से बच्चे रोहित की ओर देख रहे थे, पहले तो रोहित को थोड़ा अजीब लगा, पर अगले ही पल रोहित के चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कुराहट आने लगी थी। बच्चों के सामने रोहित ज्यादा ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहता था। वो अपने अंदाज को बरकरार रखना चाहता था। जिंदगी में पहली बार बच्चों के सामने रोहित का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। इससे पहले की बात और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाए, रोहित अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। उसे अब अपने इमोशंस बच्चों के सामने नहीं दिखाने थे। अपने बेडरूम में दाखिल होने से पहले रोहित ने मुड़कर बच्चों की ओर देखा और कहा, देखो बच्चों, तुम लोग ज्यादा देर तक शैतानी मत करना और जल्दी से सो जाना। अभी कुछ देर में रूम सर्विस वाले आएंगे और खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देंगे। ये कहने के बाद रोहित फिर से अपने कमरे की ओर जाने लगा। फिर अचानक अपने बढ़ते हुए कदम रोककर रोहित ने मुड़कर दोबारा बच्चों की ओर देखा और कहा, एक काम करना, जब रूम सर्विस वाले आकर खाना सर्व करें तब मुझे बता देना। मैं मम्मा को लेकर बाहर आ जाऊंगा, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। तब तक के लिए मैं और मम्मा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। इतना कहकर रोहित चुप हो गया। उसने अपनी बात बच्चों को समझा दी थी। बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे थे कि रोहित को इस बात की बेहद खुशी हो रही थी कि कई दिनों बाद अनिका ने रोहित पर भरोसा करके रोहित के साथ बेडरूम में रहने का फैसला किया था। कहीं न कहीं बच्चे भी चाहते थे कि पहले की तरह उसके माँ बाप एक साथ हंसी खुशी और उसी प्यार के साथ रहने लगे जैसे अनिका की याददाश्त खोने से पहले रहा करते थे। अनिका जिस तरह से धीरे धीरे बच्चों को एक्सेप्ट कर रही थी, तब बच्चों को यकीन हो गया था कि अनिका अब रोहित को और उसके प्यार को भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगी। वो पूरी तरह से अब बेफिक्र होना चाहते थे। रोहित ने जब पूरी बात बच्चों को कही तब बच्चे बस एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर चुपचाप अपने पापा की खुशी देखते रहे। रोहित जैसे ही अपने बेडरूम में दाखिल हुआ, अनिका ने मुड़कर रोहित की ओर देखा और कहा,
यहाँ पर जो शराब की बोतल रखी थी वो कहाँ गई? रोहित ने जब ये सवाल सुना तो उसे हैरानी हुई। उसका मन हुआ कि वो अनिका से सवाल करे, पर उसने फिर कुछ सोचने के बाद अपने चेहरे के भाव नॉर्मल ही रखे। तभी उसने गौर किया कि अनिका उसे उसी नजर से देख रही थी, मानो वो अभी भी रोहित से कोई सवाल पूछ रही थी। रोहित ने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, शराब की बोतल? वो अनिका, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तो कभी कभार पीता हूँ। रोहित ने जब अनिका को ये कहा तो अनिका रोहित को घूरने लगी। अनिका का ये अंदाज देखकर रोहित उसे देखता रह गया। रोहित अभी कुछ कहता, इतने में अनिका ने रोहित की बात बीच में काटते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि यहाँ जो सुबह में शराब की बोतल नजर आ रही थी वो इस वक्त कहाँ है? इतना कहते कहते अनिका आवेश में आ गई। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि ये वो अनिका है। इस वक्त अनिका के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वही अनिका का मन और उसके मन की बातें रोहित समझ नहीं पा रहा था। अनिका की बात सुनकर रोहित सोच में पड़ गया था। रोहित ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अचानक ही अपने माथे पर हाथ रखते हुए अनिका से कहा, वो रूम सर्विस वाले क्लीन करते वक्त ले गए होंगे। इतना कहकर रोहित चुप हो गया और अनिका को देखने लगा। रोहित का जवाब सुन अनिका के चेहरे के भाव बदल गया। अनिका ने जैसे ही रोहित की यह बात सुनी, अनिका गहरी सोच में डूब गई। वो मन ही मन अब सोचने लगी कि वो क्या करे, कैसे पता लगाए अब सब कुछ। अनिका अभी भी ये सोच ही रही थी। इतने में अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित ने कहा, क्या हुआ अनिका? जब से तुम उस इंटेरोगेशन रूम से बाहर आई हो, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही हो। क्या बात है अनिका, मुझे बताओ। इतना कहने के बाद रोहित चुप हुआ और अनिका की तरफ देखने लगा, पर अनिका अब भी शांत थी। ये देखकर रोहित ने आगे कहा, अनिका मुझे बताओ ना, क्या बात है अनिका? अनिका ने जैसे ही रोहित की ये बात सुनी, अनिका ने अपनी नजरें उठाकर रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखा। एक पल के लिए अनिका को लगा कि वो रोहित को सब कुछ सच सच बता दे, मगर कहीं न कहीं अनिका के अंदर से अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई रोहित के साथ सारी बातें शेयर करने से रोक रहा था। अनिका को जब ये एहसास हुआ तो अनिका ने फिर से अपनी नजरें झुका ली। भले ही अनिका ने अपने मन की बात रोहित को बताई नहीं थी, पर अनिका के चेहरे पर रोहित ने परेशानी के भाव देख लिए थे। आज से पहले अनिका इतनी परेशान नजर नहीं आई थी। अनिका को इतना परेशान देखकर रोहित ने अनिका से कहा, ठीक है अनिका, अगर तुम मुझसे सारी बातें शेयर नहीं करना चाहती, मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो ना सही, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा है जिस पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास कर सकती हो तो वो सिर्फ मैं हूँ। इतना कहने के बाद रोहित अनिका के थोड़े पास गया और फिर अनिका की तरफ देखते हुए कहा, अनिका, हमने जिंदगी में बहुत सी जंग एक साथ मिलकर लड़ी है। मुश्किल से मुश्किल दौर में हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें हमारे साथ में गुजारे पल बिल्कुल भी याद नहीं है। रोहित का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अनिका को भी कहीं न कहीं रोहित के लिए काफी बुरा लग रहा था। चाहते हुए भी अनिका रोहित के साथ अपने मन की बातें शेयर नहीं कर सकती थी। वो कहीं न कहीं खुद को मजबूर समझ रही थी। अनिका को रोहित पर तरस आ रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अनिका के चेहरे पर इतनी ज्यादा परेशानी देखकर रोहित ने अपनी आवाज धीमी करते हुए अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ उसे ज्यादा दिल पर मत लगाना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम कितनी इमोशनली हर्ट हुई हो। मगर एक बात याद रखना, अनिका, जो होना था वो हो चुका है। हम इंसान हैं, हमारे बस में जितना हो सकता है हम कर सकते हैं। हम आने वाले वक्त को तो अपनी मेहनत और अपनी लगन से बदल सकते हैं, मगर गुजरे हुए कल को हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, मगर जो होने वाला है उसे बेहतर बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इतना कहकर रोहित ने थोड़ा भावुक होते हुए आगे कहा, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। अनिका यादाश्त खो चुकी थी। अनिका दुनिया के दांव पेच नहीं जानती थी, मगर सही और गलत के बीच फर्क महसूस करना शायद इंसान को सीखने की जरूरत नहीं थी। सही क्या है, गलत क्या है, अपराध क्या है, अच्छा काम करना क्या होता है,
ये बातें शायद इंसान माँ के पेट से ही सीख कर आता है। अनिका की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। एक नवजात शिशु की तरह अच्छी बुरी हर चीज महसूस कर सकती थी। चीजों के साथ जुड़ा अपना रिश्ता समझने के काबिल नहीं थी अनिका। तभी रोहित ने बड़े ही प्यार से धीमी आवाज में अनिका से कहा, मुझे लगता है तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। पूरे दिन की थकावट की वजह से तुम ज्यादा परेशान नजर आ रही हो। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मगर कुछ देर के लिए आराम कर लो, वरना इसका सीधा असर तुम्हारी सेहत पर पड़ सकता है। इसके बाद रोहित ने अपने चेहरे पर हल्की से मुस्कान लाते हुए कहा, और फिर एक वक्त था जब हमारी फैमिली में अगर किसी को कुछ भी हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर थी, डॉक्टर अमृता, यानी तुम खुद। मगर पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर अमृता छुट्टी पर चली गई हैं, इसलिए कुछ दिनों तक जब तक डॉक्टर अमृता वापस नहीं आ जाती, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। पर मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है कि डॉक्टर अमृता जल्द से जल्द वापस लौट आएंगी। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका भी रोहित की ओर देखकर हल्के से मुस्कान देने लगी। हालांकि अनिका खुद भी चाहती थी कि जिस डॉक्टर अमृता को वो हमेशा हमेशा के लिए भुला चुकी थी, वो जल्द से जल्द अनिका के जीवन में वापस लौट आए और अनिका अपने अतीत के साथ फिर से जुड़ जाए। मगर अनिका भी अब तक इतना जान चुकी थी कि ये इतना आसान नहीं होने वाला था। अनिका और रोहित एक दूसरे के साथ अब तक काफी वक्त गुजार चुके थे, मगर कहीं न कहीं अनिका अब भी रोहित के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो पाई थी। मगर साथ ही साथ अनिका रोहित को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए धीमी और दबी हुई आवाज में अनिका ने अपनी नजरें झुकाकर रोहित से कहा, मैं बच्चों के कमरे में बच्चों के साथ ही रहूंगी। रोहित ने गहरे सांस लेते हुए अनिका से कहा, ठीक है, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती बच्चों के साथ ही रहना। जैसे ही रोहित और अनिका कमरे से बाहर निकले, रोहित और अनिका ने देखा कि बच्चे सीसीटीवी कैमरा में देख रहे थे। सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहा था बाहर लॉबी में रूम सर्विस के कुछ स्टाफ हाथ में कई सारे ट्रे पकड़कर खड़े थे। जैसे ही बच्चों ने सीसीटीवी से आ रहे फुटेज को दरवाजे के बगल में लगी स्क्रीन पर देखा, बच्चों ने स्क्रीन पर एक बटन दबाया और दरवाजा खुद ब खुद अनलॉक हो गया। दरवाजे के अनलॉक होते ही सर्विस रूम के कुछ स्टाफ अपने हाथ में खाने की कुछ चीजें लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिविंग रूम में दाखिल हुए। सांप सीढ़ी के सेशन के बाद बच्चे काफी भूखे थे। वैसे तो खेल के दौरान शर्मिला ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि बच्चों के लिए सैंडविचेज और कोल्ड ड्रिंक्स का इंतजाम किया जाए, मगर सांप सीढ़ी में कई बार ऊपर नीचे चढ़ते उतरने के बाद बच्चों की भूख भी काफी तेज हो गई थी। रूम सर्विस के स्टाफ के साथ साथ शर्मिला भी कमरे के अंदर दाखिल हुई। शर्मिला जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला भी रिया को देखकर मुस्कुराने लगी और आर्यन और एलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, आप लोगों को भूख लगी होगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की मनपसंद चीजें बनवाकर मैं खुद ही आप लोगों को सर्व करने चली आऊं। रिया ने शर्मिला का हाथ पकड़ लिया और शर्मिला से कहा, नहीं नहीं शर्मिला दीदी, आपको सर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप भी हमारे साथ बैठकर हमारे साथ खाना खाइए। रिया की ये बात सुनकर शर्मिला मुस्कुराने लगी और अपनी कमर झुकाकर शर्मिला ने रिया के दोनों गालों को बड़ी ही प्यार से सहलाते हुए कहा, थैंक्स फॉर दिस ऑफर मैडम, मगर यहाँ मैं आपकी दोस्त नहीं बल्कि आपके एम्प्लॉय हूँ। मैं आपके होटल में काम करती हूँ और होटल में आए इतने स्पेशल मेहमानों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। मैं आपके लिए खाना तो सर्व कर सकती हूँ, मगर आपके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। जैसे ही रिया ने शर्मिला की ये बात सुनी, रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लिए। रिया की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शर्मिला की ये बात सुनकर वो शर्मिला से काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। जैसे ही रिया ने देखा कि मम्मा और पापा बेडरूम से बाहर आए, तो रिया दौड़कर अपनी मम्मा के पास गई और अनिका का हाथ पकड़कर कहने लगी, देखो ना मम्मा, शर्मिला दीदी कैसी बातें कर रही है। वो कह रही हैं कि वो हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। डैड, क्या शर्मिला दीदी हमारे साथ बैठकर खाना खा सकती हैं? रिया की ये जिद सुनकर रोहित भी हैरान रह गया। रिया की फरमाइश सुनकर रोहित भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वैसे तो रोहित अपने परिवार को लेकर काफी इमोशनल था, मगर जब बात परिवार से बाहर के लोगों के साथ डील करने की होती थी तो रोहित काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी था।
ऐसा नहीं था कि रोहित के मन में किसी भी तरह के ऊंच नीच के ख्याल आ रहे थे, मगर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ इस तरह से अचानक घुल मिल जाना रोहित के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। न सिर्फ ये बात मारवा खानदान के प्रेस्टीज के लिए जरूरी थी, बल्कि परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी ये बेहद जरूरी था। मगर रोहित एक ऐसा बाप था जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था। आज तक ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी रिया, जो रिया ने कभी पूरी ना की हो। अब तक रिया भी ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि उसके पापा उससे बेहद प्यार करते थे और उसकी कोई भी फरमाइश को ठुकरा नहीं सकते थे। कई बार रिया ने अपनी जिद मनवाने के लिए अपने पापा के इस वीक पॉइंट का फायदा भी उठाया था। रोहित न सिर्फ अपनी बेटी से बेहद प्यार करने वाला बाप था, बल्कि एक श्योर बिजनेसमैन भी था। रिया के सवाल के बाद रोहित ने अपने चेहरे पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन दिखने नहीं दिया। रोहित जानता था कि ऐसा करने से शर्मिला की रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच सकती थी, मगर जहां रोहित ने अपने आप को पूरी तरह से संभाले रखा था, वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ने जैसे ही रिया की ये फरमाइश सुनी, वो दोनों शौक होकर एक दूसरे को देखने लगे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बहन उन लड़कियों में से थी जो अपने दोस्त को भी काफी जांच परख करने के बाद ही चूज करती थी। स्कूल में भी काफी कम दोस्त ऐसे थे जिनके साथ रिया अपना टिफिन शेयर किया करती थी। हालांकि तीनों बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, वो स्कूल बेहद ऊंचे घराने के बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई थी और ज्यादातर बच्चों के माँ बाप रोहित को पर्सनली भी जानते थे। मगर ऐसे स्कूल में होने के बावजूद रिया फ्रेंड सिलेक्ट करने के मामले में काफी चूजी थी। वहाँ अलेक्जेंडर और आर्यन को न सिर्फ अपनी बहन रिया की इस फरमाइश पर हैरानी हो रही थी, बल्कि उन्हें शर्मिला पर भी काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि रिया जानबूझकर उन्हें सांप सीढ़ी के खेल में कहीं हराने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। हालांकि अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, मगर कहीं न कहीं 3 गेम्स खेलने के बाद उन्हें इस बात का शक जरूर हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता था कि हर बार रिया को बिना सांप काटे एक के बाद एक सीढ़ियां मिलती चली जाए और हर बार रिया सबसे पहले 100 नंबर पर पहुंच जाए। रिया ने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए फिर से कहा, पापा बताइए ना, क्या शर्मिला दीदी हमारे साथ बैठकर खाना खा सकती हैं? जब रिया ने ये बात कही, तब दरवाजे से अंदर आ रहे सनी के चेहरे पर अचानक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सनी शर्मिला के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए सनी रोहित के जवाब का इंतजार कर रहा था। सनी के चेहरे पर इस तरह की बड़ी सी मुस्कान देखकर रोहित के चेहरे पर खिलखिलाहट आ गई। रोहित अब तक इतना तो समझ चुका था कि सनी बुरी तरह से शर्मिला का फ्लैट हो चुका था और शायद ये जिंदगी में पहली बार था कि हमेशा मोबाइल गेमिंग में घुसा रहने वाला सनी मोबाइल की दुनिया से बाहर रियल वर्ल्ड में भी किसी में दिलचस्पी दिखा रहा था। रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए रोहित ने मुस्कुराते हुए सनी की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है बेटा, तुम्हारे अलावा यहाँ और भी कोई है जो चाहता है कि हम सब मिलकर नाश्ता करें। रोहित की ये बात सुनते ही सनी के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सनी का चेहरा गुलाब की पंखुड़ी की तरह लाल हो चुका था और सनी के होंठ जैसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सनी अच्छी तरह से समझ चुका था कि रोहित का इशारा किसकी ओर था, मगर सनी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सनी ये बात खुद नहीं जानता था कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर छोटे छोटे बच्चे भी ये कह सकते थे कि सनी को मन ही मन कितनी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। रोहित की बात सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, या शर्मिला दीदी आज से हमारे साथ ही खाना खाएंगे। रिया ने डाइनिंग टेबल की एक चेयर शर्मिला की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, शर्मिला दीदी आप अब से यहाँ पर बैठेंगी, मेरे बिल्कुल बगल में। ये मेरी सीट है, वो जो बीच वाली सीट है वो पापा की है और पापा के ठीक सामने टेबल की दूसरी ओर जो बीच वाली सीट है वहाँ पर मम्मा बैठेंगी। अलेक्जेंडर और आर्यन कहीं भी बैठ जाते हैं। वो दोनों जिस दिन पापा से डांट खाते हैं उस दिन मम्मा के आसपास बैठ जाते हैं और जिस दिन मम्मा से डांट खाते हैं उस दिन पापा के आसपास बैठ जाते हैं। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ज्यादातर उन्हें डांट सिर्फ और सिर्फ रिया की वजह से पड़ती थी। अगर दोनों भाई मिलकर रिया को कोई शरारत करने से रोके या पढ़ाई करने के लिए फोर्स करें तो रिया सीधे दोनों भाइयों की कंप्लेंट रोहित से कर देती थी और ऐसे में रोहित दोनों भाइयों की अच्छी खबर लेता था। रोहित ने जैसे ही शर्मिला को डाइनिंग टेबल पर बैठकर परिवार के साथ खाने की परमिशन दी,
सनी को ये महसूस होने लगा जैसे कि रोहित ने शर्मिला और सनी की शादी की परमिशन दे दी थी। सनी के कानों में शहनाइयां गूंजने लगी थी और आंखों में सहरा पहनने के सपने सजने लगे थे। सनी बिल्कुल धीरे से शर्मिला के पास आया और अपनी कमर झुकाकर बड़ी ही अदब से शर्मिला से कहा, आओ शर्मिला बैठो, हम सब आज मिलकर नाश्ता करेंगे। सनी की ये बात सुनते ही शर्मिला ने सनी की ओर देखकर कहा, नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती। शर्मिला ने जैसे ही ये बात कही, सनी और रिया की चेहरे से स्माइल गायब हो गई। वो दोनों काफी हैरान होकर शर्मिला को देखने लगे। एलेक्जेंडर और आर्यन भी अपनी अपनी चेयर पर बैठकर बड़ी ही बारीकी से शर्मिला को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो दोनों बच्चे जानना चाहते थे कि इस बार शर्मिला कौन सा नया ड्रामा खड़ा करने वाली थी। रोहित ने अपनी भारी और कड़क आवाज में शर्मिला से पूछा, क्या हुआ शर्मिला, तुम हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा सकती? शर्मिला ने बड़ी धीमी और सॉफ्ट आवाज में रोहित की ओर देखकर कहा, सर, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके परिवार के साथ बैठकर नाश्ता कर सकूं। मगर सर, आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। वो बात दरअसल ये है कि आज मेरा उपवास है। जैसे ही सनी ने शर्मिला की ये बात सुनी, सनी को ऐसा लगने लगा जैसे शर्मिला ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी। इसलिए शर्मिला की बात को बीच में काटते हुए सनी ने कहा, अरे तो कोई बात नहीं, हम अभी उपवास का खाना मंगवा देते हैं। सनी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था और उसी एक्साइटमेंट में सनी रूम सर्विस के स्टाफ को कुछ कहने ही जा रहा था कि शर्मिला ने सनी को रोकते हुए कहा, नहीं सर, बात दरअसल ये है कि आज मैं कुछ भी नहीं खा सकती। ये उपवास ही कुछ इस तरह का है। शर्मिला की बात सुनकर सनी के चेहरे पर मायूसी छा गई। सनी मन ही मन चाहता था कि वो किसी भी तरह से शर्मिला को अपने परिवार के साथ जोड़कर शर्मिला और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। सनी उन लड़कों में से नहीं था जो डायरेक्टली किसी लड़की से जाकर प्यार का इजहार कर सकता था। सनी चाहता था कि शर्मिला सबसे पहले उसके परिवार के साथ कंफर्टेबल हो जाए और किसी तरह बिना प्रपोज किए ही सनी और शर्मिला की शादी की बात परिवार वाले ही चला दे और सब कुछ एक फिल्मी कहानी की तरह पर्दे पर उतर आए। मगर शर्मिला की इस बात ने सनी की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था। सनी के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगी थी। एलेक्जेंडर और आर्यन परिवार के बाकी लोगों का इंतजार किए बिना ही अपनी प्लेट में अपना नाश्ता लेकर निवाला चबाने लगे थे। वो बड़ी ही बारीकी से शर्मिला के हर रिएक्शन को देख रहे थे, मगर शर्मिला भी काफी पोलाइट और विनम्र लग रही थी। शर्मिला ने झुककर बड़ी ही अदब से रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, सॉरी सर, सॉरी मैडम, आपने जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी थी वो मैं आज स्वीकार नहीं कर सकती। मे बी सम अदर टाइम्स। ये कहने के बाद शर्मिला ने रूम सर्विस करने आए स्टाफ को इशारा किया और शर्मिला का इशारा देखते ही रूम सर्विस के स्टाफ ने रोहित, अनिका और रिया के नाश्ते की प्लेट भी सजा दी। नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए रोहित शर्मिला को बड़ी ही बारीकी से देख रहा था। रोहित भी ये बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि शर्मिला ने रोहित के इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट न करके काफी समझदारी दिखाई थी। हालांकि रिया काफी ज्यादा हताश हो गई थी, मगर रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर किसी का उपवास है तो ऐसे सिर्फ किसी का दिल रखने के लिए उसे तोड़ा नहीं जा सकता। मारवा परिवार को अच्छी तरह से नाश्ता परोसने के बाद शर्मिला प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर चली गई। शर्मिला के जाते ही जैसे ही सनी ने शर्मिला के पीछे जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, रोहित ने सनी से कहा, रुक जाओ सनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित की कड़क आवाज सुनकर सनी के चेहरे से अचानक ही रंग उड़ गया। सनी ने जब मुड़कर रोहित की ओर देखा तो रोहित की आंखों में गुस्से से लाल थी। वहां जब शर्मिला प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकली तो शर्मिला का मोबाइल फोन बार बार बज रहा था, मगर शर्मिला उसे बार बार डिस्कनेक्ट कर रही थी। शर्मिला प्रेसिडेंशियल स्वीट के एलिवेटर के पास खड़ी होकर एलिवेटर के ऊपर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही एलिवेटर ऊपर आई तब शर्मिला एलिवेटर के अंदर दाखिल हुई। प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुके मेहमानों के लिए एक स्पेशल एलिवेटर अलॉट की गई थी। प्रेसिडेंशियल स्वीट के टॉप फ्लोर पर बना हुआ था और वहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही एलिवेटर का इस्तेमाल किया जा सकता था। एलिवेटर के अंदर दाखिल होने के बाद शर्मिला ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। शर्मिला के फोन स्क्रीन पर बार बार एक नंबर फ्लैश हो रहा था और बार बार शर्मिला यहाँ वहाँ देखने के बाद उसने वो नंबर डिस्कनेक्ट कर दिया था।
जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर एलिवेटर का दरवाजा खुला, शर्मिला तेजी से एलिवेटर से बाहर निकली और सीधे रिसेप्शन के पीछे बने स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में चली गई। शर्मिला चेहरे से काफी परेशान नजर आ रही थी। शर्मिला का एक साथी स्टाफ मेंबर ने शर्मिला की परेशानी देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारी हालत तो देखो, कितनी परेशान नजर आ रही हो। हमेशा ही फ्रेश और अप टू डेट रहने वाली लड़की, तुम अपने आप को आज अचानक इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रही हो? शर्मिला के पास अपने साथी स्टाफ मेंबर को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। शर्मिला ने बस नाम में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने शायद सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा, वैसे तो मेरी शिफ्ट खत्म होने में अभी आधा घंटा बाकी है, मगर मुझे लगता है मुझे अब घर जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरा काम कुछ देर के लिए संभाल लोगे? शर्मिला के साथी स्टाफ मेंबर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, वैसे भी अभी हम दोनों की शिफ्ट पूरी होने वाली है। तुम आराम से घर जाओ, अगर कोई काम हुआ तो मैं संभाल लूंगी। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अभी यहीं पर थोड़ा नाश्ता और कॉफी मंगवा देती हूँ। अपनी साथी की बात सुनते हुए शर्मिला ने कहा, नहीं नहीं, मैं घर जाकर ही खाऊंगी। शर्मिला के मोबाइल स्क्रीन पर बार बार एक नंबर से एक मैसेज फ्लैश होता हुआ नजर आने लगा, जिसमें लिखा था, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर मैसेज पढ़ने के बाद शर्मिला के चेहरे का रंग और भी ज्यादा फीका पड़ गया। शर्मिला ने अपना पर्स उठाया और अपने साथी को बिना बताई वह कमरे से बाहर निकल गई। शर्मिला तेजी से होटल लॉबी से होते हुए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्टाफ के लिए अलॉट किए गए स्पेशल पार्किंग एरिया के पास पहुंची। शर्मिला ने जब यहाँ वहाँ देखकर इस बात का यकीन कर लिया कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, तब उसने अपने स्कूटर पर बैठने से पहले शर्मिला ने अपना फोन रिसीव करते हुए कहा, देखो, तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो।